बच्चों, आरआरबी जेई सीबीटी 2 को लेकर के आपके दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो सर पहले कट ऑफ जो गई थी वो कितनी गई थी, ताकि हम उस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाएं। तो बच्चों, मैं इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही शानदार एनालिसिस आपके लिए लेकर के आया हूं, और इस एनालिसिस में जो भी मुझे टाइम लगा वो मैंने दिया ताकि आपको एक बेहतर एनालिसिस मिल जाए। इससे पहले भी मैं आपके लिए आरएससीबी का हो गया या आरपीएससी आईएन का हो गया या आरएसएसबी जेई का हो गया, कई एनालिसिस में आपके लिए लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जोन वाइज आपके कट ऑफ क्या क्या गई थी, और जो मेरिट इंडेक्स होता है वो एक क्या चीज होती है। तो चलो बच्चों, करते हैं बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट। So hello my dear students, welcome you all at Nimbus Learning powered by Engineers Academy। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 का जो आपका एग्जाम होता है वो आपका टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के, और 120 मिनट आपको यहां पर अलॉट होते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखना कि टोटल आपके जो मार्क्स का एग्जाम आप देने वाले हो वो कितने मार्क्स का आप देने वाले हो, 150 मार्क्स का पेपर देने वाले हो। जब आप पेपर देके फ्री हो जाओगे, जब आपका रिजल्ट आएगा बच्चों, तो रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरीके से आता है। अब मैं आपको कट ऑफ बताने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स यहां पर जो यूज में ली जाती है वो बता देता हूं, ताकि आपको कट ऑफ जो है वो एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब आपका रिजल्ट आता है बच्चों, तो यहां पर ऊपर लिखा होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, ऊपर नेम होता है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, फिर रोल नंबर होता है, फिर डेट ऑफ बर्थ होती है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब कौन से जोन से आपने अप्लाई किया वो लिखा होता है। अब कहानी चालू होती है बच्चों यहां से। आपको मैंने बताया टोटल आपके 150 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 150 क्वेश्चन। होता क्या है बच्चों, आरआरबी के अंदर ये वास्तविकता है, सीबीटी 1 आपने दिया भी होगा तो आपको भी पता होगा कि कुछ 1-2 क्वेश्चन या 2-4 क्वेश्चन गलत फ्रेम हो जाते हैं, रॉन्ग फ्रेम हो जाते हैं, या तो उनके ऑप्शन मैच नहीं होते हैं या उनका डेटा जो है वो आपका मिसमैच कर जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखो, टोटल आपके 150 क्वेश्चन थे। अब देखो यहां पर दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द पेपर 146 माने गए हैं। यानी कि सर 4 क्वेश्चन का क्या हुआ? तो बच्चों 4 क्वेश्चन जो थे वो आपके गलत थे, तो उन क्वेश्चंस को यहां पर रेलवे ने क्या किया, आरआरबी ने क्या किया, उसको ड्रॉप कर दिया। यानी वो आपके मार्क्स के लिए काउंट नहीं होंगे। तो अलग अलग शिफ्ट में जो पेपर्स होते हैं बच्चों, उनमें अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, ड्रॉप होते हैं। किसी के हो सकता है कि 10 क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए तो उनके 140 में से बनेंगे। किसी शिफ्ट में हो सकता है कि 3 ही क्वेश्चन ड्रॉप हुए हो तो उनके 147 में से बनेंगे। यानी उन 3-4, यानी यहां पर आपके जो 4 क्वेश्चन है इनको आप भूल जाओ। अब आपका टोटल आपका 146 क्वेश्चंस का पेपर था, ठीक है। अब उसमें से इस बच्चे ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो 141 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से इसके 111 क्वेश्चन सही थे और 30 क्वेश्चन गलत थे। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 करने के बाद इस बच्चे के जो मार्क्स बने वो बने बच्चों 101। कितने में से? 146 में से, ठीक है। तो इसी तरीके से हर शिफ्ट के बच्चों के साथ यहां तक की कहानी सेम रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है बच्चों, सभी बच्चों के जो मार्क्स अब सबके अलग अलग में से आए हैं। ये इसके 101 आए 146 में से, किसी बच्चे के हो सकता है 105 नंबर आए 140 में से, किसी के हो सकता है 111 नंबर आए 147 में से, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ड्रॉप जो हो रहे हैं वो भी अलग अलग हो रहे हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, इन जो मार्क्स थे, इन मार्क्स को जो 146 में से आए थे इनको 100 में कन्वर्ट किया, मतलब आउट ऑफ 100 में बनाया। तो 100 का बेस लेकर के जब इन्होंने 101 को कन्वर्ट किया तो इस बच्चे के मार्क्स बने 69.17808। बहुत सिंपल है कि 146 में से 101 आ रहे हैं तो 100 में से कितने आएंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहां पर इसके ये मार्क्स बने। अब ये इसके मार्क्स हैं कितने में से, आउट ऑफ 100। ये कहानी हर बच्चे के लिए हो गई। अब हर बच्चे के जो नंबर है वो कितने में से आ गए बच्चों, 100 में से आ गए। अब बारी आती है नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि मान लो मैं इलेक्ट्रिकल का बच्चा हूं, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ तो चारों को नॉर्मलाइज तो करना पड़ेगा ना। तो अब नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला लगता है वो लगाने के बाद
इस बच्चे के 69.95392 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बने और ये भी आउट ऑफ 100 हैं बच्चों। यहां तक भी बात क्लियर। अब कहानी आती है मेरिट इंडेक्स की। बच्चों आपके 100 में से कितने बन गए? 69.95392 बन गए। अब क्या होता है बच्चों, ये मैंने नॉर्मलाइजेशन किया है सेम ब्रांच के बच्चों के बीच में, लेकिन कई ऐसी पोस्ट होती है बच्चों जिनमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सारी ब्रांचेस एलिजिबल होती है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है। जो वो कैटेगरी होती है आपकी, जो आपका जॉब का कैटेगरी होता है वो इंजीनियरिंग होता है, तो इंजीनियरिंग में सारे एलिजिबल होते हैं। तो अब यहां तक तो आपने सेम ब्रांच के बच्चों का नॉर्मलाइजेशन कर दिया, लेकिन अब अलग अलग ब्रांच के जो बच्चे हैं उनको उस एक पोस्ट के लिए कैसे नॉर्मलाइज करोगे, या उनकी रैंकिंग किस आधार पर निकालोगे? मान लो सिविल के बच्चे क्या हो सकता है कि नॉर्मलाइज करने के बाद 100 में से जो है 80 नंबर बन रहे हो, तो ऐसा तो सिविल वाले सेलेक्ट हो जाएंगे। मान लो उनके पेपर इजी आ गए हो या कुछ भी हो सकता है। तो अब अलग अलग ब्रांच के बच्चों को नॉर्मलाइज करने के लिए यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है जिसको अपन कह रहे हैं मेरिट इंडेक्स, और इसके आधार पर जो टॉप बच्चे होते हैं उनको ही लिया जाता है। अब ये मेरिट इंडेक्स जैसे इस बच्चे का कितना आ रहा है? 681.55626 आ रहा है। वैसे बच्चों में बता दूं, ये मेरिट इंडेक्स जो है हमेशा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में से ही निकाला जाता है। मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, आपके जितने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जितने ज्यादा होंगे, मेरिट इंडेक्स आपका उतना ही ज्यादा आएगा। तो पहली बात तो ये समझ गए होंगे, मेरिट इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, है ना? ठीक है। दूसरी बात, अब क्या होता है बच्चों, ये मेरिट इंडेक्स अलग अलग, मैंने जब कई बच्चों के रिजल्ट्स देखे हैं तो वहां पर मैंने फैक्टर जो देखा ना वो अलग अलग देखा है। जैसे कि मैंने इस केस में फैक्टर की मैं बात करूं तो 0.153 और आगे नंबर पूरा मैंने कैलकुलेट करके बताया है। मैं बताता हूं, देखो 0.1539578 है ना। इससे अगर मैं इस मेरिट इंडेक्स को अगर इतने फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अलग अलग बच्चों का अलग अलग आ रहा है, किसी का 0.152 करके आ रहा है ना, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है, तो इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो इस बच्चे के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आ जाएंगे मेरे पास 150 में से। कितने में से बच्चों? 150 में से। जैसे कि इस बच्चे के अगर मुझे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स निकालने हैं 150 में से, तो वो कितने बनेंगे बच्चों? 681.55626 को मैं गुणा कर दूंगा 0.1539578 से, तो इसके बन गए बच्चों 104.930902। तो ये कितने में से आ गए बच्चों? आउट ऑफ 150 में से इसके ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आ गए, ये नॉर्मलाइज्ड बनेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन ये एक हर बच्चे के लिए सेम नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ये वेरी करता जाता है। ठीक है, क्योंकि मेरिट इंडेक्स जो निकाला जाता है बच्चों वो आपके जो रॉ मार्क्स होते हैं उन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आगे बता देता हूं, इस स्लाइड में आपको देखो ये पूरा फॉर्मूला है। देखो यहां पर सीधी सी बात है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये कह रहा है इन ऑर्डर टू जनरेट अ कॉमन मेरिट लिस्ट ऑफ कंप्राइजिंग ऑफ कैंडिडेट हु आर फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम ग्रुप। ठीक है, तो इसके लिए मेरिट इंडेक्स काम में लिया। अब मेरिट इंडेक्स का आपका फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप खुद देखिए, एम यहां पर जो है ना आपका एम, ये मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट एक्चुअल या रॉ मार्क्स ऑफ फॉर सिंगल सेशन एग्जाम एंड नॉर्मलाइज्ड मार्क। तो मैंने भी बोला भी था आपको, सिंगल एग्जाम में तब तो रॉ मार्क्स लेंगे, लेकिन अगर मल्टीपल आपकी शिफ्ट में पेपर हुआ तो फिर उसका नॉर्मलाइज्ड जो मार्क्स है वो यहां पर लिया जाएगा। जितने ज्यादा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे मेरिट इंडेक्स आपका उतना ही ज्यादा आएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, ये एमटी का बार है। ये क्या होता है बच्चों, जो भी पेपर हुआ है उस पेपर में टॉप 0.1% बच्चे या फिर टॉप 10 बच्चे, जो भी इनमें से ज्यादा नंबर आ रहा होगा उनका बच्चों इज द लार्जर ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर, उनका एवरेज है बच्चों द मीन मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% और टॉप 10 विच एवर इज लार्जर। तो अब ये बात समझो कि मान लो एवरेज मार्क्स आपके ज्यादा आ रहे हैं, कई बच्चों के ज्यादा आगे, टॉपर जो टॉप 10 है उनके ज्यादा एवरेज आ रहा है, तो उसके बढ़ने से ये क्या होगा, आपका मेरिट इंडेक्स कम हो जाएगा। समझ गए? यानी एवरेज जितना ज्यादा बैठेगा उतना मेरिट इंडेक्स आपका कम आएगा। अब कहानी आती है बच्चों हमारी कट ऑफ की, जो मेन चीज है। देखो मैंने जो एनालिसिस किया है बच्चों, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपके सभी जोन आ गए, है ना। अगली स्लाइड में मेरे पास और जोन है। ये 2018 में कितनी वैकेंसीज थी, क्योंकि बात 2018 की हो रही है। फिर ये 2024 की वैकेंसीज हैं, ताकि आप कंपेयर कर पाए कि वैकेंसी कम कितनी हुई है। अब मैं बात करूं शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, लगभग इन्होंने 1.5 गुना, लगभग बोल रहा हूं मैं 1.52 करके कुछ ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों के नंबर सेम भी होते हैं तो फिर ये कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है,
टोटल यहाँ पर जैसे 2018 में आपकी 399 वैकेंसीज थी, तो इन्होंने क्या किया, 616 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया। अब वैकेंसियां तो 399 है, तो बच्चे कितने सेलेक्ट होंगे, 399। यानी ये जो मैं कट ऑफ आपके लिए लेकर के आया हूं, ये बिफोर डीवी है। आफ्टर डीवी फिर कट ऑफ अलग जाएगी, या कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जो है शॉर्टलिस्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कई बच्चे निकल जाते हैं, क्योंकि वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन को उस टाइम तक हो सकता है फुलफिल नहीं करते हो। ठीक है, तो ये मैं बिफोर डीवी की बात कर रहा हूं बच्चों। जो मेरिट इंडेक्स था मिनिमम, और ये मैं बात कर रहा हूं अनरिजर्व्ड की। अलग अलग कैटेगरी का भी अलग अलग गया था, लेकिन अनरिजर्व्ड का ये है, इससे कम ही जाएगा अदर कैटेगरीज का। तो ठीक है, जैसे मैं बात करूं 548.61512, ये मेरिट इंडेक्स था मिनिमम, किस जोन के लिए, अहमदाबाद जोन के लिए। फिर मैं बात करूं मैक्सिमम कितना गया था, 640.8758, यानी इसके बीच में और इनके बराबर के जो बच्चे थे ना, वो अहमदाबाद जोन से शॉर्टलिस्ट हो गए थे सारी पोस्टों के लिए, क्योंकि सारी पोस्ट इसके बीच में भी मार्क्स रहे। तो अलग अलग जो पोस्ट थी बच्चों, उन अलग अलग पोस्ट या अलग अलग कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ थी वो इनके बीच में थी, इससे ना तो कम थी और ना ही इससे ज्यादा थी। समझ गए। इसके बाद मैं अजमेर जोन पर आता हूं, जहां 825 वैकेंसीज थी। यहां पर 1272 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया था, 637.64 है ना। एक साथ साथ ये आपका मिनिमम रहा था कट ऑफ किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए अनरिजर्व्ड में। ठीक है, फिर यहां पर अगर मैं बात करूं 665.97648 गया था। ठीक है, तो आप अलग अलग जोन का देख सकते हो, इतने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे, और ये मिनिमम कट ऑफ था, ये मैक्सिमम था अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और इनके बीच वाले भी सारे क्वालिफाई थे। ठीक है, क्योंकि यहां पर कई सारी पोस्टें थी बच्चों, है ना, तो सबकी पोस्ट वाइज कट ऑफ भी अलग अलग गई है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप सोचोगे सर ये तो आपने मेरिट इंडेक्स बताया है, इनके मार्क्स क्या आएंगे? तो बच्चों मैं आपको अप्रोक्स वाली बात कर देता हूं, एग्जैक्ट बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बोला ना फैक्टर वेरी कर जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई जब इसको किया है, मैंने जो फैक्टर आपको बताया था 0.153 करके, उस फैक्टर से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मार्क्स जो आए हैं बच्चों 150 में से। लेकिन ये बिफोर डीवीए में फिर भी कह रहा हूं, आफ्टर डीवी तो आप समझ ही गए होंगे, कुछ बच्चे तो फिर भी बाहर जाएंगे ना। द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग जोन की जो मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ है, ये आपके सामने है। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं बात करूंगा बच्चों आपसे नेक्स्ट अगले जोन के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर आपका हो गया। ये वैकेंसी थी 2018 में, 2024 में ये है। ठीक है, टोटल 13,487 थी, और मैंने इनमें एक्स सर्विसमैन इनको कंसिडर नहीं किया है, मैंने अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी एंड एसटी वो टोटल वैकेंसीज है। ठीक है, इस बार आई है 7,951। ठीक है, शॉर्टलिस्ट जो थे वो इतने कैंडिडेट हुए थे, तो 13,000 वैकेंसियां थी, तो 21,000 को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था। ठीक है, मेरिट इंडेक्स ये रहा था जैसे 512.82894 मिनिमम वाला, मैक्सिमम वाला ये रहा था बच्चों। ठीक है, अब इसको आपने देख लिया, अब मैं इनके मार्क्स भी आपको दिखाता हूं। जब मैंने इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई किया उस पर्टिकुलर फैक्टर से, है ना, तो मेरिट इंडेक्स जब कन्वर्ट किया गया मार्क्स में, तो ये 150 में से आपका बच्चों 78.95 बन गए। और आप देखो यहां पर 106 भी जा रहा है ना, तो अलग अलग जोन में अलग अलग है। इससे कम वाला सेलेक्ट नहीं हुआ है, इससे कम वाला तो अनरिजर्व्ड से सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो आप ये अपना एक आइडिया बना सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स का स्कोर तो करना ही पड़ेगा बच्चों। डीवी के बाद तो कट ऑफ थोड़ी और बढ़ेगी, क्योंकि सीटें आपकी 460 है, सीटें आपकी 460 है, बुलाए कितने बच्चों को है, बुलाए कितने बच्चों को, 460 है, बुलाए 716 बच्चों को, तो बाकी बच्चे भी तो बाहर आएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से तो आप अपना एक टारगेट फिक्स कर सकते हैं, जो मैंने आपको एक एनालिसिस दिया है उस हिसाब से, और मेरिट इंडेक्स भी आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको चीजें अच्छी से समझ में आई होगी, और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर ही रहे होंगे, और अब अपना एक टारगेट फिक्स करके तैयारी को जो है और अच्छे से स्टार्ट करोगे। तो बच्चों बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ और करते रहिए अपने फ्यूचर की तैयारी। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.